खेती की सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई का पानी। सिंचाई के पानी के बारे में लोग अभी बहुत चिंतित हैं कि हमारे पास पानी नहीं है। वास्तव में मैंने जो अभ्यास किया है उस पर से ये एक समझ में आया है कि सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अभी जो सिंचाई का तरीका है आपका, वो ज़मीन को पानी देने से तरीका है, जड़ को पानी देने का तरीका है। और फिर जड़ को पानी देना है तो ज़मीन में आप पानी देते हैं और फिर ज़मीन के लिए पानी बहुत ज़्यादा लगता है। जबकि वनस्पति विज्ञान कुछ और भी तथ्य कहता है। अब पानी के मैंने जो तरीका ढूंढा है उसमें से पानी तो पौधे को मिलता ही है, आपके फसल को मिलता ही है, साथ साथ खाद भी मिलता है। दूसरी भाषा में अगर कहना है तो मैं अंग्रेज़ी में इसके लिए कहता हूँ कि फर्टिगेशन विदाउट फर्टिलाइज़र, बिना खाद का उपयोग किए खाद देना, ये इसमें मैं साध्य करता हूँ। अब विज्ञान ये कहता है कि वनस्पति को बढ़ने के लिए, वनस्पति के विकास के लिए जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो हवा में प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन उसको लेने के लिए विशिष्ट परिस्थिति की ज़रूरत होती है। वनस्पति शास्त्र ये कहता है कि कोई भी पौधे का विकास होता है तो वो कितने पोषक तत्व लेता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कोई एक समझो आम का उदाहरण लेते हैं हम। एक आम की गुठली लगाई है हमने। गुठली का वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 20-25-50 ग्राम के अंदर होता है। 2-4-5 साल में वो पौधा बड़ा होता है, पेड़ तैयार होता है। हम क्या कहते हैं कि ये पौधे का विकास जो हुआ है, ये जो पौधा बढ़ गया है, पेड़ बन गया है, उसको वो कैसे बढ़ा है? तो उसको जो हमने खाद दिया था, ज़मीन में जो पोषक तत्व थे वो लेके इसका विकास हुआ है। लेकिन वास्तव में अलग बात है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि वो जो पेड़ है उसको उखाड़ो, आप उसका वज़न करो, समझो उसका वज़न 100 किलो हो गया है। उसमें से उसका अगर आप एनालिसिस करते, विश्लेषण करते हैं तो वो 100 किलो में से 99.5 किलो, 99.5%, ये केवल 3 ही घटक उसमें पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो आप खाद के रूप में कभी नहीं देते। वो हवा और पानी से ही पौधा लेता है। वनस्पति विकास के लिए 16-17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। उसमें से ये 3 जाने के बाद में जो 13-14 बचते हैं, उसकी भी ज़रूरत उस पौधे को अपना 100 किलो वज़न बनाने के लिए जितनी ज़रूरत होती है उससे अधिक मात्रा में वो सब पोषक तत्व हवा में होते हैं। फिर आप कहेंगे कि हम फिर वो लेते क्यों नहीं? हमारे फसल को हमने खाद दिया तो वो तो ही वो बढ़ते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम ट्रॉपिकल कंट्री में आते हैं, जहाँ बारिश के 2-3 महीने छोड़े तो बाकी समय में हवा में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। और ये पोषक तत्व अगर वनस्पति को हवा से लेना है तो हवा में नमी की ज़रूरत होती है। अगर ये नमी कुछ तंत्रज्ञान का उपयोग करके आप ये नमी पैदा करते हैं हवा में आपके पौधे के ऊपर, तो वो हवा के सभी पोषक तत्व अपने आप पौधा लेता है। आपको अलग से खाद के रूप में पौधे को देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका अगर अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र का जिनको अभ्यास है, महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है वो है मराठवाड़ा और विदर्भ के विभाग में, और सबसे कमज़ोर मिट्टी जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं ऐसी मिट्टी है कोंकण में। लेकिन प्रत्यक्ष में अगर आप जाकर देखेंगे तो पूरे पोषक तत्व होते हुए भी पूरा सूखा सूखा आपको मिलेगा विदर्भ और मराठवाड़ा में, जहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्याएँ भी हो रही है, और सबसे हरा भरा मिलेगा कोंकण के मिट्टी में, जबकि वहाँ कोई पोषक तत्व नहीं, उसकी पानी धारण करने की शक्ति भी उस ज़मीन में कुछ नहीं है, जबकि इधर के पानी धारण करने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन विकास वहाँ ज़्यादा दिखता है पौधों का। उसका कारण ये है कि बाजू में समुद्र होने के कारण समुद्र से जो हवा आती है, नमी, वो नमी को अपने साथ में लाती है, और वो नमी के कारण वहाँ के पौधों को अपने आप ही पोषक तत्व भी मिल जाते हैं और वो सदा हरित रहते हैं, हमेशा हरे दिखते हैं, जबकि हमारे यहाँ वो नहीं होता है। इसलिए आप जब तक खाद नहीं देते हैं, पानी, ज़मीन को पानी देते हैं और खाद देते हैं, तो वो पानी के साथ में जड़ के माध्यम से पत्तों तक पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पत्ते अपने आप लेते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप ज़मीन को पानी देने के बजाय ऐसा कोई तरीका ढूंढें अपनी खेती के लिए कि जो हवा में केवल नमी पैदा करे। अगर आपके हवा में आप खेत के ऊपर नमी पैदा करते हैं तो अपने आप आपकी फसल वो पोषक तत्व लेगी।
आपको उसको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से एक दूसरा मुद्दा ये भी आता है कि ज़मीन को अगर आप पानी ज़्यादा देते नहीं तो जो ज़मीन सख्त होने का कारण होता है वो पानी कारण होता है उसका, कि ज़्यादा का पानी देते हैं तो ज़मीन सख्त आ जाती है। तो ज़मीन के ऊपर आप ज़्यादा पानी नहीं दे रहे हैं, हवा में नमी पैदा करने का ही बात कर रहे हैं, तो आपकी ज़मीन भी सख्त नहीं होगी, तो बार बार ज़मीन तैयार करने के लिए हल चलाने वगैरह का आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा बात ये भी है कि अगर ज़मीन गीली नहीं होती है तो जो भी कीड़ और रोग पनपते हैं वो ज़मीन गीले ज़मीन में पनपते हैं। तो ज़मीन अगर आपकी ज़्यादातर सूखी रहेगी तो वो भी ज़्यादा पनपेगे नहीं, हवा में अगर नमी केवल रखते हैं तो कीड़ रोग का प्रकोप भी आपके फसल के ऊपर कम हो जाएगा, पोषक तत्व भी मिलेंगे, कीड़ रोग भी। तो जो खेती के लिए कष्ट नहीं लगते, मैं हमेशा कहता हूँ कि खेती में ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा तंत्र ज्ञान का उपयोग, विज्ञान का अभ्यास करके करते हैं तो खेती में कष्ट करने की ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है। अगर ये हवा में नमी पैदा करने का अगर आप कुछ तरीका ढूंढते हैं तो उसमें से आपको अभी जो इरिगेशन वाली जो सिंचाई वाली कंपनियां हैं, जो ड्रिप, स्प्रिंकलर्स, रेन गन्स, ऐसे अनेक तंत्र ज्ञान की बातें आपके सामने रखते हैं, उसमें कोई अभ्यास करके करता है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अब जैसे आप ड्रिप बिठाते हैं, जो फल वर्गीय पेड़ है या बहुवार्षिक पेड़ जो है उसके जड़ का जो बढ़ने का तरीका होता है वो ज़मीन में ज़्यादा उनको गहराई में जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़मीन में गहराई में जाएंगे तो ही ऊपर पेड़ खड़ा हो सकेगा। अब हम क्या करते हैं, और इसके लिए प्रकृति ने क्या किया है, जड़ को पानी का रखा है, प्रलोभन दिया है कि जैसा जैसा ज़मीन का पानी नीचे नीचे जाएगा वैसे वैसे जड़ें नीचे जाएगी। और इसमें से प्रकृति का साध्य क्या होगा कि उस पेड़ को खड़ा करने के लिए आधार तैयार हो जाएगा। इस बीच में हम क्या करते हैं, आधुनिकता के नाम पे या तंत्र ज्ञान का अपनाने के नाम पे हम वहाँ ड्रिप बिठा देते हैं, ठिबक सिंचन जिसको कहते हैं, हम ठिबक सिंचन बिठा देते हैं। वो ज़मीन के ऊपर ही बूंद बूंद पानी गिरते जाता है, जड़ को जो नीचे जाना है उसके बजाय वो जड़ ऊपर पानी की तरफ आना चालू हो जाती है, तो जिसके कारण वो जड़ें कमज़ोर बन जाती है, पेड़ ज़रा सा भी हवा आती है तो पेड़ उल्टे हो जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं। तो ये एक संबंध, अब पेड़ क्यों गिरते हैं इसका संबंध आप सिंचाई इस पद्धति से कर रहे हैं उसके ऊपर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ठिबक सिंचन लगाना है तो वो जो हंगामी फसलें होती है जो 4 महीने में ज़मीन से निकल जाने वाली है उसके लिए उसका उपयोग करो, न कि जो बहुवार्षिक पौधे हैं हमारे उसके लिए करें। दूसरा उसमें का एक कारण ये भी है, जो कहीं सामने आता ही नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कि जड़ अगर आपकी ऊपर रहती है तो ज़मीन से पौधा जो केवल खनिज लेता है, ऐसा हमने वनस्पति शास्त्र में सीखा है, तो खनिज तो निचले स्तर में होते हैं, वो स्तर तक वो जाते ही नहीं, उसकी जड़, उसको खनिज नहीं मिलते हैं। तो खनिज नहीं मिलने के कारण हमारा पेड़ जो है, फसल जो है वो कमज़ोर होती है, उसको फिर अपने को दवा और खाद का उपयोग करना पड़ता है। तो ये भी अप्रत्यक्ष संबंध होता है कि सिंचाई किस पद्धति से कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि अगर आप उसको हवा में नमी करने का कोई टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं तो आपको ये बाकी बातों के में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी शास्त्र को मैंने, इसी तंत्र ज्ञान को मैंने नाम दिया है एयरिगेशन, एयर इरिगेशन। हवा में आप नमी फैलाइए, उसमें से खाद और पानी, दवा सब मिल जाता है, इसी को कहते हैं एयर इरिगेशन।